Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में यूएस इजराइल स्ट्राइक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ईरान के ऊपर कि क्या लीगल बेसिस थे। देन हम मरीन टाइम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी जो ईरान का एक जहाज यूएस ने अटैक करके कहीं ना कहीं सिंक कर दिया उसके बारे में डिस्कशन रहेगी। देन निकोटिन पाउच के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसराइल और जो आपके यूएस है, इन्होंने जो अटैक लॉन्च किया कि हमने प्रिमिटिव स्ट्राइक किए ईरान के ऊपर, तो कहा जाता है कि भाई ये एक गलत चीज है। और दूसरी गलत चीज यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल के ऊपर अटैक किया गया जिसमें बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी आपको देखने को मिली। कहते हैं ये दोनों ही चीजें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट करती है। इवन जो आपका यूएन चार्टर है इसका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो है ये साफ ये कहता है कि आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड आप ग्लोबल पीस को मेंटेन करेंगे। दो ही केसेस में आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जब सिक्योरिटी काउंसिल आपको ऑथराइज करे या आर्टिकल 51 के अंडर आप सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पे दोनों में से कोई केस नहीं देखने को मिला। एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस के बारे में यूएस और इसराइल कहता है, बट अगेन यहां पे कोई इमिनेंट थ्रेट था तो इस चीज का कोई एविडेंसेस भी आपको देखने को नहीं मिलते। तो कहा जाता है कि भाई देखो यहां पे जो वॉर को स्टार्ट करने की बात की जाती है इसे रेगुलेट करता है जस्ट एट बेलम, वेयरएज जस्ट इन बेलो जो है ये रेगुलेट करता है कि आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए वॉर के टाइम पे। तो इस स्कूल के ऊपर जो अटैक किया गया तो यहाँ पे चार बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है। पहला क्या है? डिस्टिंक्शन, कि जब लड़ाई चल रही है तो आपको सिविलियन और मिलिट्री बेसिस के बीच में फर्क महसूस होना चाहिए। आप किसी भी हालत में स्कूल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। दूसरी चीज प्रोपोर्शनैलिटी, मिलिट्री एडवांटेज जो आपको वहां पे गेन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अगर आप सिविलियन पॉपुलेशन को यहाँ पे हार्म कर रहे हो वो उसको आउटवेट करना चाहिए। तीसरी चीज प्रिकॉशन, कि भाई जो कमांडर है वो हर फिजिबल स्टेप ले कि वेरीफाई किया जाए टारगेट को ताकि मिनिमाइज किया जा सके सिविलियन के ऊपर इंपैक्ट को। एंड लास्ट में मिलिट्री नेसेसिटी, कि भाई अगर वो स्कूल गलती से कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस के तौर पे यूज किया जा रहा था तब आप अटैक कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे अटैक करने के लिए आपका जो मकसद था वो ठीक नहीं था। तो कहा जाता है कि भाई देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को आज की डेट में जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से वायलेट कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल लॉ आज की डेट में इररिलेवेंट बन गए हैं। चाहे आप रशिया का केस लो, चाइना का केस लो और चाहे यूएस का। ह्यूमन राइट कन्वेंशन की बात कीजिए, कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट ऑफ चाइल्ड, तो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है एंड क्लियरली ये चीज कहीं ना कहीं स्कूल को जब बम्बार्ड किया गया तो इसको आपने वायलेट किया। टारगेट वेरिफिकेशन जो कि यहाँ पे होना चाहिए था कि भाई मिलिट्री टारगेट को आप फैसिलिटी को टारगेट कर रहे हो, अगर स्कूल उसकी प्रॉक्सिमिटी में भी है तब भी रोम स्टैट्यूट ये कहता है कि भाई अगर मिलिट्री पर्पसेस के लिए अगर वो एरिया यूज हो रहा था तो आप अटैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे मल्टीलेटरल स्क्रूटनी चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करे, एविडेंस बेस्ड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये प्रिमिटिव जो स्ट्राइक की जा रही है इसके पीछे क्या इंटेल थी उसको आप कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में डालिए और कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ये आपका पहला आर्टिकल। अब बात करते हैं मरीन टाइम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब देखिए इंडिया की एक नेवल एक्सरसाइज चल रही थी मिलान 2026, जहां पर कहीं ना कहीं ईरानियन एक जहाज ने पार्टिसिपेट किया एंड यहां पर ये कहीं ना कहीं श्रीलंका के एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है वहां पे ये जहाज था जहां पे यूएस ने मार्क 48 टॉर्पीडो के साथ इसे अटैक किया। अब ये एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की आपकी एक्सरसाइज थी जहां पे ईरान पार्टिसिपेट कर रहा था एंड अचानक से उनके इस जहाज के ऊपर अटैक किया गया। आयरिस देना इसका नाम था, जो कि श्रीलंका के कोस्ट के आसपास अटैक किया गया। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट में अब इंडियन ओशन भी कहीं ना कहीं आ गया है। कहते हैं कि भी इससे इसराइल और यूएस का जो एक्सेस है और ईरान इनके बीच में अभी टेंशन बहुत ज्यादा एक्सक्लेट कर चुकी है एंड मरीन टाइम सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को लेके भी यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं सबसे पहली चीज पीस टाइम और वॉर टाइम में आपको समझना होगा फर्क क्या है।
पीस टाइम में यूनिक्लॉज जो है ये आपके प्राइमरली इसको गवर्न करता है, बट कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर आपका अप्लाई होता है। तो कहते हैं कि भाई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब वॉर चल रही हो तो वॉरशिप के ऊपर अटैक करना लीगलाइज्ड है। बट पीसफुल पैसेज आर्ग्यूमेंट ये कहता है, जैसे इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई यहां पे तो पीसफुल ट्रांजिट मिलना चाहिए था, बिकॉज ये वॉर जोन में नहीं था। एंड बाकी बात की जाए इस स्ट्राइक से तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और ज्यादा एक्सकलेट करेगी। अब यहां पे सॉवरेन इम्यूनिटी की बात की जाए तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि वॉरशिप इम्यूनिटी एंजॉय करता है जो आपका आपका किसी भी जुरिस्डिक्शन के बाहर हो। एंड मोर ओवर यहां पे इवन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी अगर आप बात करें तो जब तक एक फुल फ्लेजेड वॉर ना चल रही हो तब तक आप अटैक नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि भाई देखो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के क्लोज नेबरहुड में ये हुआ है। तो एक डिबेट ये आ जाती है कि भाई क्या इंडिया के बैकयार्ड में ये फॉरेन फोर्सेस है, क्या इंडिया इससे अपने बैकयार्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को लेके एक प्रॉब्लम है। मिलान एक्सरसाइज इंडिया ने होस्ट की थी एंड उसके शॉर्टली बाद ये इंसिडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग के ऊपर भी एक सवाल या निशान यहाँ पे उठ जाता है। तो कहते हैं सबसे पहले तो मरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए हमें और ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डालने होंगे ताकि सर्वेलेंस को इंप्रूव किया जा सके। खासकर ये सबमरीन जो है ऐसे एसेट्स के बारे में हमें पता लग सके। मोर ओवर क्लैरिफाई करना चाहिए कि वॉर जोन क्या है, इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करने चाहिए कि भाई थिएटर ऑफ वॉर क्या है और यहां पे आप किन एरियाज के ऊपर अटैक कर सकते हो। ये न्यूट्रल ट्रेड रूट के ऊपर या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी के जाके आप अटैक कर सकते हो कि नहीं, इस बात को लेके भी क्लैरिटी होनी चाहिए। डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के थ्रू, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हमें इस पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पे डिफ्यूज करने की जरूरत है। तो ये आपका आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं निकोटिन पाउच की। तो अभी तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने इशू की है पब्लिक अलर्ट कि भाई यहाँ पे कुछ शोकोस नोटिस भी इशू किया डीलर्स को कि भाई आप निकोटिन पाउच को इलीगली बेच रहे हो ऑनलाइन। कहा जा रहा है कि भाई ये कंप्लीटली नेशनल वाइड आपको बैन लगाना होगा, अदरवाइज इस तरह से तो इंडिया के अंदर निकोटिन कंजम्पशन और ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो निकोटिन पाउच क्या होता है, एक स्मॉल माइक्रोफाइबर जो कि लिप्स और जो गम्स होते हैं उसके बीच में लोग प्लेस करते हैं एंड डायरेक्टली यहां से निकोटिन ब्लड के अंदर जाता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है इसका, ना तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसे अप्रूव करता है, ना यूएस की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी इसे अप्रूव करती है। इसकी पोटेंसी की बात की जाए तो ठीक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसे यूज किया जाता है बट स्मॉल डोज में किया जाता है। बट ये जो पाउचेस बेचे जा रहे हैं तो इसमें डोज बहुत हैवी है, तो वो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब क्योंकि इसमें फ्लेवर भी एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करेगा यंग बच्चों को, यंग अडल्ट्स को। तो कहीं ना कहीं ये निकोटिन के कंजम्पशन को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। डिजिटल पॉलिफरेशन की बात की जाए तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इसे इतना इजीली बेचना, मतलब ट्रेडिशनल रिटेल मार्केट पे तो आप चेक कर सकते हो बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेके आया कि इन डीलर्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं नोटिस इशू किया एंड पब्लिक अलर्ट भी यहाँ पे इशू किया। अब यहाँ पे सेंटर को कहा गया है कि भाई देखो आप स्पेसिफिक एक बैन लेके आओ, अभी जो आपके बैन है वो इनसफिशिएंट है। तो सेंट्रल बैन आएगा तो इससे कहीं ना कहीं आप इन प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर एंट्री रोक सकते हो। कहा जाता है कि भाई हमें साइबर विजिलेंस को बिल्ड करना पड़ेगा, जहां पे ऐसे एक्टिवली मॉनिटर करो कि ताकि ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा सके, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक किया जा सके। पब्लिक हेल्थ एक्ट लेके आइए, इसको अमेंड कीजिए। अमेंडमेंट में आप स्पेसिफिकली निकोटिन पाउचेस के प्रोहिबिशन के ऊपर बात कीजिए। मोर आप पब्लिक अवेयरनेस के अंदर इनके हार्मफुल इंपैक्ट को कहीं ना कहीं फोकस कीजिए। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अब ये तो आप सभी को पता है कि 28 फेब को जो यूएस और इसराइल ने स्ट्राइक कंडक्ट की थी, इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोला अली खुमानी की डेथ हो गई। तो इसमें अभी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है ईरान के अंदर, और ईरान का पॉलिटिकल मॉडल थोड़ा हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन द सेंस ईरान शिया लॉ के अकॉर्डिंगली वलायती फकीह जो है इसको फॉलो करता है, यानी गार्डियनशिप ऑफ इस्लामिक जुरिस्ट। अब इसमें आपके कुछ लीडर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं
और कुछ आपके क्लरिक जो है वो वीटो पावर के साथ आते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एक रहबर होता है, मतलब सुप्रीम लीडर, जो आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करता है, जुडिशरी को कंट्रोल करता है, स्टेट मीडिया को कंट्रोल करता है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, अल्टीमेट अथॉरिटी यही है पर्सन। और इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती, लाइफ लॉन्ग ये सर्व करता है। एक असेंबली होती है जिसमें 88 मेंबर्स रहते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, और इनकी ड्यूटी रहती है इलेक्ट, ओवरसी एंड डिसमिस करना। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सुप्रीम लीडर से इनका लाइक आप ये कह सकते हो कि उसकी बात को लाइक पॉजिटिव नेगेटिव के तराजू में तोल के जवाब देना। अब गार्जियन काउंसिल होती है, 12 मेंबर्स होते हैं इसमें, 6 थियोलॉजियन और 6 आपके जुरिस्ट। अब इसमें क्या होता है, इनके पास वीटो पावर होते हैं, एक तरह का अपर हाउस है। तो ये वीटो रखते हैं कैंडिडेट जो इलेक्शन में रन कर रहे हैं उसके लिए भी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसकी डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ड्यूटी रहती है, और इंडिया के लाइक प्रेसिडेंट से टोटली अलग होता है। इंडिया का प्रेसिडेंट अगर आपने कंपेयर करना हो तो लाइक सुप्रीम लीडर की तरह आप देख सकते। तो अब अगर हम बात करें सक्सेशन की, तो यहाँ पे खमीनी की डेथ के बाद एक बात तो हमें पता है कि भाई जो एक्सपर्ट असेंबली है वो ये कोशिश करे कि एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो आपके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और क्लेरिक इंटरेस्ट है उसको बैलेंस आउट कर सके। अब दो ब्लॉक है, एक है प्रिंसिपलिस्ट ब्लॉक जो हार्डलाइनर है, जो कहते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट क्लेरिक रूल लाना चाहिए यहाँ पे। दूसरे रिफॉर्मिस्ट है जो कहते हैं कि वेस्ट के साथ हमें अपने रिलेशन को और बेटर करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको पूरी तरह से आप ये कह सकते हो कि लाइक डिसरप्ट कर दिया इन्होंने। मोर ओवर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह एंड हुतीज एक्टिवली इस एरिया में आप ये कह सकते हो कि लाइक अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन की बात की जाए, इमीडिएट प्रायोरिटी ये होगी कि इस एरिया में कैसे पीस को स्टैब्लिश किया जा सके ताकि टोटल पावर जो कोलैप्स है उसको रोका जा सके। इंटरनल लेजिटिमेसी की अगर बात की जाए तो मैसिव प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, जैसा कि न्यूज़ में मेंशन भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक कंसेशन या सोशल रिलैक्सेशन यहाँ पे पब्लिक को देना चाहिए, जिससे पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज हो। मोर ओवर डिप्लोमेटिक डी एक्सकलेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे यूएन मैंडेट के अकॉर्डिंगली हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके कि ये फुल फ्लेड एक कॉन्टिनेंटल वॉर ना बन जाए। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई होप आपको डिस्कशन लगी हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था, धन्यवाद।